हाँ जी बेटा, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। एंड बिफोर दैट वही बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो फ्रिक्शन क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है? स्पोर्ट्स तो हमें पता है, फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन बिटवीन टू surfaces दैट आर इन टच। फॉर एग्जांपल, इफ द बॉल इज मूविंग एंड दिस इज फ्लोर, तो फ्लोर पे भी कुछ तो है ना, कुछ तो मोशन है जो इसको अपोज कर रहा है, तभी बॉल रुक जाती है ना। या फिर आपका हाथ है, आप उसको रब कर रहे हो, एक हाथ को ऐसे एक हाथ को ऐसे, तो उसके बीच में जो घर्षण हो रहा है जिसकी वजह से हाथ गर्म हो जा रहे हैं, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप दोनों हाथ को साथ में ऐसे मूव करो तो उसमें फ्रिक्शन हो जाए, नहीं। हमेशा जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है दो फोर्स, तो ही उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रोल अ बॉल ऑन अ सर्फेस इट वुड कम टू रेस्ट आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। और शॉर्ट वाइल के बाद जो रेस्ट पे आ जाएगी, वो इसकी जो फोर्स है उसके वजह से आएगी, ठीक है, क्योंकि वो इसके अपोजिट काम कर रही है। और इसी पे अगर मैं घास लगा दूं तो वो और जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि घास की भी अपनी फ्रिक्शन बनेगी बॉल के साथ। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो। जब जैसे एक बॉक्स रखा हुआ है, ये जब तक रखा हुआ है तो ये फ्लोर के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन में, जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाना चालू करूंगा, जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगानी चालू करूंगा, तब तक तो ठीक है, जब तक ये मूव नहीं करता। जैसे ही मूव कर जाता है, जैसे ही मूव कर जाता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी ये लिखा है, इफ यू ट्राई टू push a heavy object with less force than the force of static friction between the object and the floor, the object will not move. To make the object move, you need to exert more force than the force of static friction. Once the object is moving, there is no longer any static friction. ठीक है जी, स्टैटिक फ्रिक्शन क्लियर है। इसके बाद आता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी भाई तीन पार्ट है, एक तो होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग, एक होता है फ्लूइड। स्लाइडिंग वही, किसी आप सरफेस पे किसी चीज को पुश कर रहे हैं, है ना। और जो ऑब्जेक्ट है उस पर स्लाइड कर रहा है, तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जैसे कि स्केटिंग हो गया आइस के ऊपर, स्केटिंग ऑन आइस, वो स्लाइड है ना। और स्कीइंग हो गया, स्कीइंग, वो स्लाइड है, ठीक है। वही अगर हम रोलिंग की बात करें, तो ऐसे कोई चीज रोल करती है, जैसे रोलर स्केट्स, स्केट बोर्ड, तो उनके टायर जो है रोल कर रहे हैं, तो दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? जो एयर में होता है ना। व्हेन यू राइड अ बाइक, फ्लूइड फ्रिक्शन ऑकर्स बिटवीन यू एंड एयर। आप ऐसे बाइक चला रहे हो, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और इधर से आपके मुंह पे हवा लग रही है, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन है, ठीक है। ऑप्शन एग्जांपल में वही पैराग्लाइडिंग हो गया है, इन्होंने दे रखा है, ठीक है। हैंग ग्लाइडिंग व्हेन एन एथलीट ग्लाइड्स ऑन एयर। अब कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं फ्रिक्शन में? कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? अप्लाइंग अ लुब्रिकेंट बिटवीन टू सरफेसेस। लुब्रिकेंट मतलब मोटर ऑयल, ग्रीस है, वैक्स। उससे क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगला, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय रोलिंग रेदर देन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को अगर आप रोल करोगे पुश करने की जगह, तो आपका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन इंक्रीजेस एज सरफेस आर मेड रफर। आपका सरफेस जितना रफ हो जाएगा, उतना फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइल वाला फ्लोर हो, जिसपे कि मैं लुब्रिकेंट छिड़क दूं, तो उस पे कोई भी चीज का फ्रिक्शन कम हो जाएगा, उसको पुश करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें वहीं रोड पे ले जाऊं जिसमें गड्ढे पड़े हैं, तो वहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन इंक्रीजेस वेयर द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स जब इंक्रीज हो जाएगी, तो भी फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इन जनरल, स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन देन अनइवन सरफेस, जो ये मैंने ऊपर समझाया रोड वाला एग्जांपल। मेथड्स क्या है फ्रिक्शन रिड्यूस करने के? फ्लोर पे पॉलिश मार दो, लुब्रिकेंट छिड़क दो, व्हील्स या फिर बॉल बेयरिंग यूज करो, वही रोलिंग आ गया। या फिर स्ट्रीमलाइन कर दो। स्ट्रीमलाइन मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ऐसी शेप देना जो कि वो फ्लूइड को काट पाए। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे फ्लूइड को या फिर किसी भी चीज को काट पाए, जैसे कि आपका जैवलिन हो गया, जैवलिन को आगे से ऐसे ऐसे पॉइंटेड रखते हैं। या फिर आपकी बोट हो गई, बोट को भी आगे से पॉइंटेड रखते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? फ्रिक्शन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए होता है, ठीक है जी। एडवांटेज क्या है? ये अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग एडवांटेज लिखे हुए हैं। जैसे कि आपने एथलेटिक्स में आपने शूज पहन लिए, स्पाइक्स पहन लिए। बैडमिंटन में आपके नॉन मार्किंग शूज हो गए। बास्केटबॉल में हो गया खुद को कंट्रोल करने के लिए। क्रिकेट में हो गया आपके स्पाइक्स हो गए। फुटबॉल में स्टड्स हो गए। ये सब क्या करते हैं? फ्लोर के साथ आपका फ्रिक्शन बनाते हैं, ताकि आप गिरो नहीं, ठीक है। वही सब एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं। जैवलिन का भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको आप रोक के पढ़ सकते हो एग्जाम्पल लिखने के लिए, बाकी तो इमेजिन करोगे तो भी आ ही जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है?
डिसएडवांटेज ये है, जब आप साइकिल चला रहे हो तो वो इतने फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, साइकिल का टायर जो है गर्म हो जाता है, जिससे कि इंजरी हो सकती है। वेट लिफ्टिंग में आप जैसे कोई वो चीज़ उठा रहे हो, वेट उठा रहे हो, रॉड उठा रहे हो, तो उससे आपके हाथ छिल जाते हैं, है ना? तो कई बारी मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है, फ्रिक्शन मेक्स द मूवमेंट डिफिकल्ट, है ना? जब ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। एक्सेस फ्रिक्शन मीन्स एक्स्ट्रा एनर्जी, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो और जो ग्राउंड है, जो आपकी आउटफील्ड है, उसमें घास बड़ी है मान लो, ठीक है? अगर वो घास नहीं होती और आप शॉट मारते तो आराम से चौका चला जाता। लेकिन वो घास बड़ी है, आप शॉट मार रहे हो तो वो घास की वजह से रुक जा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पुट इन करनी पड़ रही है, उसको चौके तक पहुँचाने के लिए। इंजरी हो सकती है, आप कभी भी रोड पे गिरोगे फ्रिक्शन की वजह से आपको इंजरी हो सकती है। वियर एंड टियर, आपके स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं, ठीक है? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एक मिनट। हाँ, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल होता है भैया ये वाला पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है? ये प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और प्रोजेक्टाइल इज अ फोर्स दैट एक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। अब ये ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस कैसे, देखो यहीं के यहीं समझा देते हैं। मान लो कि कोई चीज यहां से फेंकी गई, यहाँ से कोई चीज फेंकी गई, ठीक है? अब अगर उस पर ग्रेविटी काम नहीं करेगी तो वो तो ऐसे चलती चली जाएगी और ऐसे मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के बाहर चली जाएगी। और मान लो कि उस पे ग्रेविटी काम कर भी रही है लेकिन एयर रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, तो वो तो फिर नीचे तो आएगी लेकिन ऐसे चलती चली जाएगी, उसको एयर नहीं रोक पा रही। तो क्या होता है जब एयर और ग्रेविटी साथ में काम करती है, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी, तो वो ऐसे जब चीज ऊपर जाती है तो अब उस पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है तो नीचे आने लग गई, साथ के साथ एयर रेजिस्टेंस लग रही है तो उसको आगे नहीं जाने दे रही, तो वो उसकी आगे जाने की जो उसकी दूरी है वो भी कम हो गई, जिससे एक पैराबोलिक पाथ बनता है, जिसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। A projectile is an object upon which the only force acting is gravity। ठीक है, इस पे ग्रेविटी काम कर रही है। प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स विद द पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, जो मैंने बताया इस पाथ को पैराबोलिक कहते हैं हम, जो ये उल्टा यू बन रहा है, ठीक है? इन सिंपल वर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन, अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। The motion of a projectile is due to two separate simultaneously occurring components of motion, one along the horizontal direction, one along the vertical direction। अभी दिखा दिया आपको ऊपर बना के। इसमें काम क्या क्या करता है? ग्रेविटी काम करती है, अभी बताया था ऊपर ही। एयर रेजिस्टेंस काम करता है, अभी बता दिया ऊपर। सरफेस एरिया, द लार्जर द सरफेस एरिया द मोर एयर रेजिस्टेंस विल अफेक्ट द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा किसी भी चीज का, उस पर एयर रेजिस्टेंस उतना ही काम करेगी, ठीक है? स्पीड, जितनी तेज स्पीड होगी किसी चीज की, उतना ही उस पे एयर रेजिस्टेंस काम करेगी। जैसे आपने स्पेस शटल देखी होगी। सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द सरफेस इज रफ देन एयर रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर, ठीक है? स्विंगिंग द बॉल इन क्रिकेट लिखा है, आपने देखा होगा क्रिकेट की बॉल में एक साइड से शाइन बनाते रहते हैं, एक तरफ से उसको रफ रहने देते हैं ताकि उस पे हवा काम करे और बॉल हवा में स्विंग करे, उसके एयर रेजिस्टेंस पे आके उसको हिलाए अपनी जगह से, ठीक है? मास, द स्मॉलर द मास, जितना हल्का ऑब्जेक्ट होगा उस पे भी एयर एयर रेजिस्टेंस उतना ही काम करेगा। जैसे बैडमिंटन में शटल है, आप कितनी भी तेज मार लो लेकिन उस पे एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा काम करता है क्योंकि उसका मास कम होता है। स्पीड ऑफ रिलीज, आपने किस किस स्पीड से उसको रिलीज किया, आपने बॉल कितनी स्पीड से फेंकी है, ठीक है? एंगल ऑफ रिलीज एंड हाइट ऑफ रिलीज अभी समझाते हैं। देखो ये एक लड़का खड़ा है, ये दूसरा लड़का खड़ा है, इसने भी 45 डिग्री के एंगल पे, एंगल ऑफ रिलीज हमेशा बेस्ट होता है 45 डिग्री, जिससे कि आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इसने भी 45 डिग्री के एंगल पे दोनों ने फेंका अपना जैवलिन, तो इसका ऐसे गया और आगे जाके कहीं लैंड कर गया, इसका ऐसे गया, इसका यही लैंड कर गया। तो ये क्या है, हाइट ऑफ रिलीज, जितना आपका हाइट ऑफ रिलीज होगा उतनी ही आपको डिस्टेंस भी प्राप्त होगी, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स, ये तुम्हारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो तुम्हें डिस्कस करना, सॉरी, पढ़ना है, ठीक है? इसको मैं इधर समझाऊंगा तो बहुत इजी सा टॉपिक है लेकिन बढ़ जाएगा। प्रोजेक्टाइल का अभी काम मैंने एक तो यही बता दिया, बाकी आपका क्रिकेट में हो गया, फुटबॉल में हो गया, जिसमें भी कोई भी चीज थ्रोइंग पे आ रही है, आपका टेनिस हो गया, हर जगह प्रोजेक्टाइल लग रहा है, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो गया यहीं पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।